बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। जैसा कि आप लोग ने देखा कि किस तरह से किसी उपग्रह, जो कि कृत्रिम उपग्रह होते हैं, उनका पलायन वेग ज्ञात करते हैं, उसका सूत्र निकालना सीखा। अब हम उससे आगे इन्हीं कृत्रिम उपग्रहों की जानकारी को बढ़ाते हुए हम जानेंगे कि ये जो कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं विभिन्न देशों द्वारा, इनका क्या उपयोग है, और फिर हम उसकी संपूर्ण ऊर्जा निकालने के लिए सूत्र सीखेंगे, और फिर उसके बाद कुछ छोटे साधारण न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए समझते हैं कि जो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और जिनको कि मनुष्यों द्वारा, विभिन्न देशों द्वारा स्थापित किया गया है, उनमें से एक जो मुख्य उपग्रह है जिसको हम भू स्थिर उपग्रह या भूतुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। तो जैसा कि नाम है कि भू स्थिर उपग्रह, अर्थात पृथ्वी से देखने पर यह उपग्रह स्थिर दिखाई देता है। किसी देश का जो उपग्रह होता है वो उसी देश के ऊपर स्थिर दिखाई देता है। जैसे कि भारत अपने उपग्रह स्थापित करता है तो वो इसको ध्यान में रखता है कि यह उपग्रह भारत के ऊपर स्थिर दिखाई दे। तो ये कैसे संभव हो सकता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो ऐसे उपग्रह, यानी जो भू स्थिर उपग्रह या भूतुल्यकाली उपग्रह होते हैं, उनका जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण काल है वो 24 घंटे होता है। अर्थात ऐसे उपग्रह पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे लेता है। और हम ये भी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूरा चक्र करने में, घूर्णन करने में 24 घंटे ही समय लगाती है। तो उपग्रह भी 24 घंटे में पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी भी 24 घंटे में ही अपना घूर्णन पूरा कर रही है। अर्थात यदि हम मान लिया दो बसें हैं और वो समान वेग से एक ही दिशा में जा रही हैं, तो क्या होगा कि वो हमेशा एक दूसरे के सामने रहेंगी। यदि हम और चीजों को न देखें तो हमें क्या लगेगा कि वो बस जो है, बसें एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर अवस्था में है, क्योंकि हमेशा उनका आपस में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ठीक सामने दूसरी बस भी चल रही है। तो ऐसा ही कुछ वहां पर होता है कि जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं या भूतुल्यकाली उपग्रह होते हैं, वो हमेशा पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका परिक्रमण काल जो होता है पृथ्वी के घूर्णन काल अर्थात 24 घंटे के बराबर होता है। इस प्रकार के ग्रह जो होते हैं वो मुख्यतः संचार के क्षेत्र में काम में लिए जाते हैं। जो जैसे मोबाइल ट्रांसमिशन है, टेलीविजन का जो प्रोग्राम आ रहा है, रेडियो को जो प्रोग्राम आ रहे हैं, वो इन्हीं उपग्रहों की मदद से जो है टेलीकास्ट किए जाते हैं। तो इनका मुख्य उपयोग जो होता है वो संचार के क्षेत्र में ही होता है। इसके अलावा कुछ दूसरे प्रकार के उपग्रह होते हैं जो कि अपेक्षाकृत, इन उपग्रहों की अपेक्षाकृत पृथ्वी के नजदीक परिक्रमा करते हैं। तो इसमें जो नजदीक जो परिक्रमा करते हैं उनका उपयोग जो है कुछ दूसरा है। वो क्या करते हैं, वो विशेष करके जो मौसम की जानकारी दी जाती है उसको, वो बादलों का चित्र, फोटोग्राफ भेजते हैं और वैज्ञानिक लोग उसका अध्ययन करके मौसम की भविष्यवाणी करते हैं। तो ये जो मौसम इत्यादि की भविष्यवाणी करते हैं या कोई उपग्रह सर्वे के लिए प्रयोग हो रहा है, वो पृथ्वी के नजदीक परिक्रमा करते हैं। जो भूस्थिर उपग्रह होते हैं वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर पृथ्वी तल से
36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहे होते हैं और वहां पर उनका वेग लगभग 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। क्योंकि हमने समझा था कि किसी भी उपग्रह का जो कक्षीय वेग होता है वो उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। क्योंकि ये उपग्रह जो भूस्थिर उपग्रह हैं वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, पृथ्वी के तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहे हो हैं, तो इनका वेग लगभग 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और इनमें क्या खासियत होती है कि ये जो उपग्रह हैं वो विषुवत रेखा, जो पृथ्वी की विषुवत रेखा है या कहें भूमध्य रेखा है, उसी तल में पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा कर रहे होते हैं। अर्थात जिस तरफ पृथ्वी घूम रही है, जिस दिशा में, उसी दिशा में वो भी जो है परिक्रमा करते हैं। और इनका तल जो होता है वो विषुवत रेखीय तल होता है। और जो है इनका जो परिक्रमण काल तो 24 घंटे का है ही है। वेग आपको पता लग गया 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऊंचाई इनकी पता लग गई 36,000 किलोमीटर पृथ्वी के तल से, वो भी। और इनका जो काम है, मेन जो काम है वो संचार के क्षेत्र में है। जो भूस्थिर उपग्रह होते हैं उनका उपयोग संचार, टेलीविजन के प्रोग्राम, रेडियो के प्रोग्राम या मोबाइल के कम्युनिकेशन में ही प्रयोग होता है। और मौसम वगैरह उनकी जानकारी के लिए दूसरे उपग्रह होते हैं जो कि अपेक्षाकृत पृथ्वी के काफी नजदीक परिक्रमा कर रहे होते हैं। तो इन सभी बातों को मैंने नोट कर रखा है, इसको जरा देख लेते हैं। क्या है कि भूस्थिर अथवा भूतुल्यकाली उपग्रह, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स, पृथ्वी के परितः परिक्रमा कर रहे वे उपग्रह जिनका परिक्रमण काल पृथ्वी का अपनी धुरी के परितः घूर्णन काल के समान होता है, अर्थात 24 घंटे लिख रखा है, उन्हें भूस्थिर अथवा भूतुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। इन उपग्रहों का उपयोग मुख्यतया संचार के लिए किया जाता है। ठीक है। भूस्थिर उपग्रहों की विशेषताएं क्या होती हैं, ये सब मैंने अभी बताया। इनका परिक्रमण काल 24 घंटे होता है। इनकी पृथ्वी तल से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। ये उपग्रह पृथ्वी के विषुवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। इन उपग्रहों का कोणीय वेग पृथ्वी के कोणीय वेग के बराबर तथा परिक्रमण वेग 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड के लगभग होता है। पृथ्वी का कोणीय वेग, भाई जितने कोण पे पृथ्वी घूम रही है उतने कोण से ये भी घूम जा रहे हैं, इसलिए वो एक विशेष क्षेत्र के ऊपर लगातार बने रहते हैं। अब कृत्रिम उपग्रहों के उपयोग, ये यहां पर सभी दोनों प्रकार के उपग्रहों के उपयोग दिए जा रहे हैं। इन उपग्रहों से वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। यह कृत्रिम उपग्रहों का है, न कि केवल जो है भू स्थिर उपग्रह का। ये जनरल उपयोग है, जो जितने भी प्रकार के उपग्रह स्थापित किए जाते हैं उन सभी का है। क्योंकि हमने बताया कि इन उपग्रहों जो भूस्थिर या भूतुल्यकाली उपग्रह हैं उनका मुख्य उपयोग जो है संचार के क्षेत्र में ही होता है। क्योंकि और भी उपग्रह हैं, तो जो कृत्रिम उपग्रह हैं उनका उपयोग यहां पर लिखा जा रहा है कि इन उपग्रहों से वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। बादलों की स्थिति, कोई मान लिया तूफान वगैरह आ रहा है समुद्र की तरफ से, उसकी जानकारी बहुत पहले ही दे दी जाती है। आजकल बहुत आसान हो गया है उसकी भविष्यवाणी करना इन्हीं उपग्रहों की मदद से। इनसे मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त की जाती है। इनका उपयोग संचार, टेलीविजन तथा रेडियो संवादों में किया जाता है। ये जो पॉइंट है तीसरा, ये इसी भूस्थिर उपग्रह के लिए विशेषकर है। इनका उपयोग युद्ध काल में दूसरे देशों की सेना की स्थिति जानने में किया जाता है। मतलब गुप्त सूचना, समझो एक तरह से एक देश दूसरे देश की सेनाओं की स्थिति पता लगा लेता है इन्हीं उपग्रहों की मदद से कि उसने कहां पर कितनी सेना लगा रखी है, तो सेना की जानकारी पता लग जाती है। अच्छा,
और इसका ये भी उपयोग होता है कि इनका उपयोग भू सर्वे, फसल सर्वे, फिशिंग जोन की जानकारी के लिए किया जाता है। जैसे मान लिया फसल का सर्वे करना है या भूमि का सर्वे करना है, कहीं बाढ़ आ गई है उसका सर्वे करना है, या समुद्र में कहां पर मछलियां ज्यादा पाई जा सकती हैं उनका पता लगाना है। तो ये सब बातें भी जो है इन्हीं उपग्रहों की मदद से जो है ली जाती हैं। तो अब जैसे मान लिया हमें पता करना फिशिंग जोन, कहां पर समुद्र में कहां पर मछलियां ज्यादा हैं, तो वहां उपग्रह में इतने शक्तिशाली कैमरे लगे होते हैं, उनकी मदद से वो समुद्र के अंदर तक की फोटोग्राफ ले लेते हैं और जिससे पता लग जाता है कि इस क्षेत्र में मछलियां बहुत अधिक मात्रा में हैं या नहीं है। तो ये मुख्य उपयोग जो है विभिन्न प्रकार के कृत्रिम उपग्रहों के होते हैं। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, एकदम थ्योरेटिकल है, तो इसको हमें याद ही करना है, कोई इसमें खास समझाने की बात नहीं है, बस हमें नोट कर लेना है और इसको याद कर लेना है। अब हम बात करेंगे उपग्रह की ऊर्जा की, और वो भी उपग्रह की संपूर्ण ऊर्जा, क्योंकि जो ये कृत्रिम उपग्रह होते हैं ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में ही रहते हैं, तभी तो ये पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, नहीं तो ये कहीं भी जा सकते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा क्यों करेंगे, है ना। तो ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में रहते हुए जो है पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, यानी पृथ्वी इन उपग्रहों को अपनी ओर आकर्षित कर रही होती है। तो अतः इन उपग्रहों में जो है स्थितिज ऊर्जा होगी, और साथ में ही क्योंकि ये परिक्रमा कर रहे हैं, इनका कुछ कक्षीय वेग है, इसलिए इनमें गतिज ऊर्जा भी होगी। तो किसी भी उपग्रह में स्थितिज ऊर्जा होती है और गति के कारण उनमें गतिज ऊर्जा होती है। इन दोनों ऊर्जाओं का योग जो होगा वो उस उपग्रह की संपूर्ण ऊर्जा के बराबर होगा। तो उपग्रह की संपूर्ण ऊर्जा के लिए हम सूत्र निकालेंगे और इस आधार पर देखेंगे कि उपग्रह जो है वास्तव में पृथ्वी का चक्कर क्यों लगा रहा, क्यों नहीं छोड़ के चला जा रहा है ना। तो उपग्रह की संपूर्ण ऊर्जा के बारे में हमने इसे समझो एक तरह से परिभाषा के रूप में लिख रखा है। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग उपग्रह की संपूर्ण ऊर्जा कहलाता है। तो उपग्रह की संपूर्ण ऊर्जा टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, सूत्र इसका निकालना है। माना द्रव्यमान यम का कोई उपग्रह पृथ्वी के निकट परिक्रमा कर रहा है। तो हम यहां पर जो उपग्रह की ऊंचाई ले रहे हैं, पृथ्वी तल से ऊंचाई जो ले रहे हैं वो पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम ले रहे हैं। अतः उपग्रह को वृत्तीय पथ में परिक्रमण के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल पृथ्वी
द्वारा आरोपित गुरुत्वीय बल से प्राप्त होता है। क्योंकि इस उपग्रह में गतिज ऊर्जा भी है और स्थितिज ऊर्जा भी है। स्थितिज ऊर्जा क्यों है? क्योंकि ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में परिक्रमा कर रहा है, और गतिज ऊर्जा है क्योंकि वो एक विशेष वेग से, जिसको हम कक्षीय वेग कहते हैं, उस वेग से लगातार पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो माना उपग्रह का कक्षीय वेग v0 है और पृथ्वी का द्रव्यमान me तथा त्रिज्या जो है re है। तो जो हमने यहां लिखा कि उपग्रह को वृत्तीय पथ में परिक्रमा के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वीय बल से प्राप्त होता है, तो यहां पर अभिकेंद्र बल का मान बराबर लिखेंगे उस उपग्रह और जो है पृथ्वी के बीच लगने वाले आकर्षण बल के। तो अभिकेंद्र हम क्या लिख रहे हैं? अभिकेंद्र बल बराबर लिख रहे हैं गुरुत्वीय या गुरुत्वाकर्षण बल। उपग्रह के बीच, उपग्रह और पृथ्वी के बीच जो गुरुत्वीय बल लग रहा है वो अभिकेंद्र बल के बराबर होगा, क्योंकि ये अभिकेंद्र बल उसी गुरुत्वीय बल से प्राप्त हो रहा है। तो हम, क्योंकि उसका वेग, उपग्रह का वेग क्या है? v0 है, तो v0 mv² बटे re। पृथ्वी से दूरी जो हम ले रहे हैं उपग्रह की वो बहुत कम ले रहे हैं, ऊंचाई कम ले रहे हैं, इसलिए हमने इसको पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर लिख दिया। ये होगा GMEM बटे RE²। ये गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला है। तो यहां पर जो है हम m को काट नहीं रहे हैं अभी, ठीक है ना। RE से एक RE कट गया, तो यहां पर हमें mv² का मान प्राप्त हो गया है। क्योंकि हमें गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो गतिज ऊर्जा जो है उपग्रह की कितनी हो जाएगी, इसी के हिसाब से निकालेंगे। mv² बटे आया, mv² बराबर आया GMEM बटे RE। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों तरफ जो है 1/2 से गुणा कर देंगे, तो एक इधर हो जाएगा GMEM बटे 2RE। अतः उपग्रह की गतिज ऊर्जा जो आ गई, गतिज ऊर्जा का मान आ गया, जिसको हम के कह सकते हैं, वो आ गया है GMEM बटे 2RE। और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा तो हमें मालूम ही है, उसका फार्मूला हम निकाल चुके हैं। उपग्रह की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान हम निकाल चुके हैं। वो स्थितिज ऊर्जा U बराबर होती है -GMEM अपान R। अतः उपग्रह की कुल ऊर्जा बराबर हो जाएगी उसकी गतिज ऊर्जा प्लस उसकी स्थितिज ऊर्जा। तो E बराबर हो रहा है, गतिज ऊर्जा का मान ये है GMEM बटे 2RE और माइनस का GMEM बटे RE, ये स्थितिज ऊर्जा है। इसका लघुत्तम आया 2RE, तो ये हो जाएगा GMEM माइनस 2GMEM। तो इसको हल करेंगे तो हमें उपग्रह की कुल ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, जिसको हम संपूर्ण ऊर्जा कहते हैं।
अभी जो हमने के का मान लिख दिया था, इसको हम दोबारा लिख दे रहे हैं, GMEM बटे 2RE। ये तो कुल ऊर्जा का मान हो गया, E बराबर हो गई, ये ऋणात्मक मान प्राप्त होगा GMEM बटे 2RE। ये कुल ऊर्जा का फार्मूला है। उपग्रह की संपूर्ण ऊर्जा का फार्मूला ये प्राप्त हुआ। गतिज ऊर्जा का देखिए इतना होता है कि केवल गतिज ऊर्जा का मान जो है वो है GMEM बटे 2RE। अब देखिए इनमें संबंध डायरेक्ट पूछा जाता है, परीक्षा में संबंध पूछा जाता है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं कि जिसके कई एक 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से एक सही होता है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए हम किस तरह से संपूर्ण ऊर्जा, यह है संपूर्ण ऊर्जा और यह है उसकी गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला कितना आया था, GMEM बटे RE। अब इन तीनों में आपस में संबंध हमें मालूम होना चाहिए। क्या? यदि काइनेटिक एनर्जी की बात करें, गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगी, देखिए गतिज ऊर्जा का फार्मूला ये है, तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला ये है और स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला ये है, तो इसमें चिन्ह का ही अंतर है। संपूर्ण ऊर्जा जो है ये संपूर्ण ऊर्जा का फार्मूला है, स्थितिज ऊर्जा का तो ये है। संपूर्ण ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में केवल और केवल माइनस चिन्ह का ही अंतर है, बाकी सब कुछ एक है, देखिए है ना। इसका मतलब गतिज ऊर्जा बराबर होगी, चिन्ह माइनस लगाइए और लिख दीजिए संपूर्ण ऊर्जा। तो संपूर्ण ऊर्जा का ऋणात्मक मान ले लें, मतलब इसके पहले माइनस लगा दें तो ये प्लस हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा बराबर हो गई, गतिज ऊर्जा लिख दीजिए, गतिज ऊर्जा बराबर हो गई माइनस संपूर्ण ऊर्जा, या संपूर्ण ऊर्जा बराबर हो गई, या कहें संपूर्ण ऊर्जा बराबर होती है माइनस गतिज ऊर्जा। तो ये तो हो गई गतिज ऊर्जा और संपूर्ण ऊर्जा में संबंध। अब स्थितिज ऊर्जा और इसमें संबंध निकालिए, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होती, देखिए चिन्ह दोनों के समान है। स्थितिज ऊर्जा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यदि हम इसको 2 से गुणा कर दें, संपूर्ण ऊर्जा को 2 से गुणा कर दें तो ये 2 और 2 कट जाएगा और यही मान आ जाएगा, मतलब 2 गुणा संपूर्ण ऊर्जा। तो संपूर्ण ऊर्जा को 2 से गुणा करने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, और यदि उसको हमें गतिज ऊर्जा प्राप्त करनी है तो हम संपूर्ण ऊर्जा का धनात्मक मान कर दें तो वही गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है संबंध है और बहुत आसान है, थोड़ा दिमाग में बात को रखनी है। तो ये इस तरह से कोई भी बात जब पूछी जाएगी, संपूर्ण ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा है ना के बारे में, अब मान लिया संपूर्ण ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा बराबर हो जाएगी 1/2 स्थितिज ऊर्जा, इसको 2 को इधर भेज दीजिए। तो मतलब जो भी इसमें प्रश्न पूछा जाता है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा से आधार पर, तो इन सूत्रों को का दिमाग में रखेंगे और उसके आधार पर आसानी से उत्तर दे पाएंगे। अच्छा, यहां पर देखिए संपूर्ण ऊर्जा जो आई है उपग्रह की, वो ऋणात्मक आई है, अर्थात क्योंकि उपग्रह की संपूर्ण ऊर्जा का मान ऋणात्मक है, अतः उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता रहेगा, अर्थात यह पृथ्वी से बद्ध है। ये बाहर तब जाएगा, अपने जो है अपनी कक्षा को छोड़ करके तब जा सकता है जब इसकी ऊर्जा धनात्मक हो जाए।
या फिर शून्य हो जाए। तो शून्य करने के लिए, उपग्रह की कुल ऊर्जा शून्य करने के लिए हमें कम से कम उसको इतनी ऊर्जा और देनी पड़ेगी, प्लस साइन के साथ। मतलब इतना ही प्लस और जोड़ दें। क्या हम कहना चाह रहे हैं कि देखिए कि हमारा उपग्रह पृथ्वी की लगातार परिक्रमा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी ऊर्जा ऋणात्मक है, आकर्षण से बंधा हुआ है। तो ऊर्जा के टर्म में हम कहेंगे तो कहेंगे कि उसकी ऊर्जा ऋणात्मक है, इसलिए वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। इसकी ऊर्जा शून्य करने के लिए क्या करें? देखिए हम 2GMEM बटे 2RE, इसी का धनात्मक मान इसमें जोड़ दें तो क्या हो जाएगी? ऊर्जा शून्य हो जाएगी। जब ऊर्जा शून्य हो जाएगी तो उपग्रह कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र होगा। तो उपग्रह की बंधन ऊर्जा क्या होती है? बंधन ऊर्जा की बंधन ऊर्जा किसी उपग्रह को उसकी कक्षा से स्वतंत्र करने के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा की उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहलाती है। मतलब इतनी ऊर्जा उसको दे दी जाए, किसी उपग्रह को उसकी कक्षा से स्वतंत्र करने के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा ही उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहलाती है। तो बंधन ऊर्जा का मान जो होगा वो बंधन ऊर्जा बराबर हो जाएगी GMEM बटे 2RE। इसका मान GME बराबर क्या होता है? हमें मालूम है कि G बराबर होता है GME बटे RE का वर्ग, है ना। तो GME का मान कितना हो जाता है? GME बराबर होता है GRE का वर्ग। तो यहां पर हमने लिख दिया GRE का वर्ग गुणा M बटे 2RE। तो एक RE यहां से कट जाएगा, तो बंधन ऊर्जा का मान ये भी हो गया 1/2 mgRE। द्रव्यमान है उपग्रह का m, g गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी का, RE पृथ्वी की त्रिज्या है। तो ये बंधन ऊर्जा का फार्मूला है। यदि किसी उपग्रह को इतनी ऊर्जा दे दी जाए, तो ये कौन सा उपग्रह है? जो पृथ्वी के तल से काफी नजदीक है, तो उसकी ऊर्जा शून्य हो जाएगी। मतलब इतनी ऊर्जा की कमी के कारण ही तो वो बना हुआ था। इतनी ऊर्जा उसको निकल दे दी गई तो वो उसकी कुल ऊर्जा शून्य हो गई और वो कहीं जाने के लिए स्वतंत्र है। तो बंधन ऊर्जा जो थी वो इतनी ही है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, मैंने नोट कर रखा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक न्यूमेरिकल हैं जो कि आने ही चाहिए और बहुत आसान भी है, कोई मुश्किल भी नहीं है ना। देखिए पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, कोई व्यक्ति पृथ्वी तल पर 2 मीटर ऊंचा कूद सकता है, तो ज्ञात करो कि यह उस ग्रह पर कितना ऊंचा कूद पाएगा जिसका घनत्व पृथ्वी के घनत्व का 1/4 तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 1/3 है। तो यहां पर जब कोई व्यक्ति कूदता है, मतलब पृथ्वी तल से अपने को ऊंचा उठाता है, तो वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, मतलब वो अपनी ऊर्जा व्यय करता है। तो जितनी ऊर्जा ये पृथ्वी तल पर व्यय कर रहा है, उतनी ही ऊर्जा जो है वो उस ग्रह पे व्यय करेगा जिसकी की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 1/3 है और उसका घनत्व जो है वो पृथ्वी के घनत्व का 1/4 है। तो देखते हैं वहां कितना कूद पाएगा। तो हमें जी का मान मालूम होना चाहिए। जी का मान होता है वैसे तो
GME/RE, क्योंकि यहां पर घनत्व की बात कही गई है, अतः हमें G का मान घनत्व के पदों में मालूम होना चाहिए। अर्थात m जो द्रव्यमान है उसका मान, द्रव्यमान बराबर होता है, ये क्या है, द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, और द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। तो आयतन पृथ्वी गोलाकार है 4/3 पाई r क्यूब गुणा घनत्व, ये है, ये मान इसमें रख दीजिए। तो G बराबर हो जाएगा GRE गुणा 4/3 पाई RE⁻³ गुणा रो। तो ये देखिए यहां पर, अच्छा ये स्क्वायर छूट गया, G बराबर होता है GME/RE² होता है ना, अभी बात कर चुके थे। तो G बराबर होता है GME/RE²। तो ये मान हमने यहां पर रख रहे हैं RE², तो ये कट गया 3, तो हमारा G का मान आ गया RE²। ये जो है G का मान तो रखा हमने, ये हमने द्रव्यमान की जगह रख दिया है RE², ये है, तो ये घात कट गई, तो हमारा मान आ गया 4/3 G पाई RE। ये G का मान घनत्व के पदों में आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से जो उपग्रह है उसकी कंडीशन लगा देते हैं। उपग्रह के लिए क्या हो जाएगा, उपग्रह के लिए G' बराबर होगा 4/3 तो रहेगा ही रहेगा, G रहेगा, पाई रहेगा, त्रिज्या जो है पृथ्वी की त्रिज्या की 1/3 है, RE/3 है, घनत्व जो है वो पृथ्वी के घनत्व का 4 है, 1/4 है ना। तो हमने मान रख दिया, तो G' का मान होगा 4×3=12 गुणा, और ये सब कुछ वही है 4/3 G पाई RE और रो। तो ये देखिए ये किसका मान है, G का मान है, तो G' बराबर हो गया 1/12 G के बराबर हो गया, यानी उस उपग्रह का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 12वां भाग होगा। इस आधार पर हम उसकी ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे कि वहां वो कितना कूदेगा। तो पृथ्वी तल पर कूदने में वे ऊर्जा कहें या कार्य किया गया कार्य, वे ऊर्जा बराबर होगी ग्रह पर कूदने में वे ऊर्जा। तो ये पृथ्वी तल पर mgh हो गया, और वहां पर जो है mg' h', वहां h' ऊंचाई तक कूदता है, तो द्रव्यमान से द्रव्यमान घट गया। तो यहां पर हमें h' निकालना है ना, तो G' का मान रख देते हैं, है ना। तो G, और पृथ्वी तल पे कितना कूदता है, 2 मीटर कूदता है, तो h का मान कितना हो गया, 2 मीटर हो गया, बराबर G' का मान ये वाला रख दीजिए 1/12 G गुणा h' ही तो निकालना है, इसको इधर भेज दीजिए, तो h' का मान प्राप्त हो जाएगा हमें। तो h' बराबर हो जाएगा 2G, और ये गुणा में है, ये भाग में चले जाएगा, 12 से गुणा हो जाएगा, तो G से G कट गया, h' बराबर हो गया 24 मीटर। तो उस उपग्रह पर वो मनुष्य 24 मीटर ऊंचा कूद लेगा, क्योंकि यहां पर वो 2 मीटर कूद पा रहा था। तो इस तरह से इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन दिए हों, क्योंकि यहां पर घनत्व की बात की गई थी, तो घनत्व के पदों में हमें गुरुत्वीय त्वरण का मान मालूम होना चाहिए, है ना। तो उस आधार पर यह प्रश्न हल कर दिया गया। अगला देखिए प्रश्न है, इस टाइप के भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, जो दूसरा वाला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2। तो यहां अगला प्रश्न जो है वो गुरुत्वीय त्वरण के परिवर्तन, ऊंचाई के साथ जो गुरुत्वीय त्वरण का मान परिवर्तित होता है, उस आधार का ये प्रश्न है। और देखिए गुरुत्वीय त्वरण के मान में ऊंचाई के साथ जो परिवर्तन होता है, उसके लिए 2 सूत्र हैं, और ये बहुत सावधान रहना पड़ेगा कि कौन सा सूत्र कब प्रयोग करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हमने बताया भी था कि देखिए पृथ्वी तल से जब ऊंचाई कम हो, कुछ 100 मीटर तक है,
उस केस में हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। जी डैश बराबर होता है 1-2h/RE। जब ऊंचाई कम हो, ऊंचाई कम हो तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। कुछ 100 किलोमीटर है वहां तक तो ज्यादा से ज्यादा मान लिया 100-200 किलोमीटर, इससे ज्यादा के लिए फिर ये फार्मूला ठीक नहीं है। तो दूसरा वाला फार्मूला, अधिक ऊंचाई के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? अधिक ऊंचाई के लिए हम फार्मूला प्रयोग करेंगे। जी डैश बराबर होता है जी इंटू RE² प्लस एच का होल स्क्वायर। ये वाला फार्मूला यूज करते हैं जब यहां पर एच का मान दिया गया कि मान लिया वो पृथ्वी की त्रिज्या का आधा है, पृथ्वी की त्रिज्या का 2 गुना है, पृथ्वी की त्रिज्या का 1/4 है। मतलब एच का मान ऐसे दिया गया है, एच बराबर मान लिया RE/2 है, या कहें एच बराबर है RE/4, या कहें एच बराबर है 2RE, ऐसा कुछ दिया गया है तो निश्चित रूप से यही फार्मूला प्रयोग होगा। तो यहां पर जो बताया जा रहा है कि उसका गुरुत्वीय त्वरण का मान 36% कम हो जाएगा, अर्थात बहुत ज्यादा घट जाएगा, तो ऊंचाई जो है उसकी अधिक होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमें ये वाला फार्मूला प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इतने प्रतिशत कम हो जाना, 10% तक तो हम ये वाला फार्मूला प्रयोग करेंगे। जी का मान अधिकतम 10%, अधिकतम बता रहे हैं, वैसे तो 5% तक ही करना चाहिए, लेकिन यदि अधिकतम करें तो ये 10% तक के लिए तो ये वाला फार्मूला प्रयोग करेंगे। अब ये इससे ज्यादा यदि जी का मान कम हो जाता है तो हम यही वाला फार्मूला प्रयोग करेंगे। ये बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तो हम यहां पर जो प्रयोग करने जा रहे हैं, तो जी डैश का मान 36% कम हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा ये पता कर लें। यानी जी डैश का मान कितना हो गया? जी माइनस 36% ऑफ जी। जी में से जी का मान इतना प्रतिशत कम हो गया, तो जी का मान रह कितना गया? ये हो गया, घटाइए इसको, 64G/100 इतना मान रह गया है। जी डैश का मान इतना रह गया, रह जाएगा। तो कितनी ऊंचाई पर ऐसा होगा ये हमें पता करना है। तो देखिए जी डैश बराबर होता है जी इंटू RE² प्लस एच का होल स्क्वायर, है ना। तो जी डैश बटे जी बराबर हो गया हमारा RE² प्लस एच का होल स्क्वायर। जी डैश बटे जी का मान यहां से निकाल लीजिए। देखिए जी डैश बटे जी को इधर ले आइए, तो जी डैश बटे जी बराबर हो गया 64/100। ये मान आ गया, यही मान यहां पर रख दीजिए। तो 64/100 बराबर हो गया RE² प्लस एच का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्गमूल ले लीजिए, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर तो यहां पर क्या होगा? ये इसका वर्ग हट जाएगा, इधर वाले का वर्गमूल। 64 का वर्गमूल 8, 100 का वर्गमूल 10, 8/10 बराबर हो जाएगा RE प्लस एच। त्रिशु गुणा कर लीजिए, इसको काटना चाहे काट लें, ये कट भी रहा है, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब त्रिशु गुणा कर लीजिए, और नहीं तो पहले भी कर सकते थे, है ना। तो ये हो गया 5 RE, है ना। इसको गुणा करिए, 4 गुणा RE प्लस एच बराबर हो गया 5 RE के। तो 4 RE प्लस 4H बराबर हो गया 5 RE के। तो ये RE को उधर भेज दीजिए, 4H बराबर हो गया 5 RE माइनस 4 RE। तो 4H बराबर हो गया RE। RE मतलब पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है वो 6400 किलोमीटर है। तो 4H बराबर हो गया 6400। तो H बराबर हो गया 6400/4। तो ये काट दिया तो 1600 हो गया। तो H बराबर हो गया 1600 किलोमीटर। तो 1600 किलोमीटर पर पृथ्वी के तल से
1600 किलोमीटर पर लगभग गुरुत्वीय त्वरण का मान 36% कम हो जाएगा। एक ऐसा ही प्रश्न गहराई पर बेस्ड है, हमने यहां पर ले रखा है, और उसमें पूछा जा रहा है तीसरे प्रश्न में, पृथ्वी तल से कितनी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण इसके पृष्ठ के मान का, इसके यहां पर होना चाहिए, इसके पृष्ठ के मान का 40% कम हो जाएगा। यहां 36% कम हो रहा था, यहां 40% कम हो जाएगा। अब यहां पर फार्मूला एक ही है, यहां टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसके लिए फार्मूला एक ही है हमारे पास, और उसी आधार पर हम प्रश्न तीसरे को करेंगे। प्रश्न 3 में देखिए, यानी अब हमारा जी का मान 40% कम हो जाना है। तो जी डैश बराबर हो जाएगा, जी में से घटा देना है जी का 40%, 40% गुणा 100, 40% इसका जी का, जी में से उसका 40% भाग घट गया है ना, तो इसको काट लीजिए, 2 3 4 2 5 10, तो जी डैश बराबर हो गया 5g माइनस जी बटे 5, तो ये हो गया जी डैश बराबर हो गया, ये 2g है, ये 2g है ना, तो बचा 3g बटे 5, तो जी डैश बटे जी बराबर आ गया 3 बटे 5। अब हम जो सूत्र प्रयोग करने जा रहे हैं वो ये है, जी डैश बराबर होता है जी गुणा 1 माइनस एच बटे आर। ये गहराई के साथ जी के मान में जो परिवर्तन होता है उसकी बात कही गई है। तो यहां पर हम जी इसका मान रख देते हैं, है ना, और एच का मान निकाल लेंगे। तो देखिए जी इसको इधर ले आइए, जी डैश बटे जी बराबर हो गया 1 माइनस एच बटे आर ई। जी डैश बटे जी का मान है 3 बटे 5 बराबर है 1 माइनस एच बटे आर ई। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए। तो जब हम इसको इधर ले आए तो एच बटे आर ई बराबर हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो 1 माइनस 3 बटे 5 हो जाएगा ये। तो एच बटे आर ई बराबर हो जाएगा, देखिए इसको हल करेंगे तो 5 1 5 में से 3 गया, 2 बटे 5 हो जाएगा। तो एच बराबर हो जाएगा 2 बटे 5 गुणा आर ई, और आर ई का मान इस प्रश्न में भी दिया गया है और हमें मालूम भी होना चाहिए। तो कितनी गहराई पर, कितनी गहराई, ये गहराई है 2 बटे 5 गुणा 6400 जो पृथ्वी की त्रिज्या है। तो 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 8 40, ये आया 5 1 5 और 14 हुए, 5 दूनी 10, 5 8 40, ये। तो इसका गुणा कर लीजिए 0 8 2 8 16 के 6, यहाँ से लगा 1 2 3 4 1 5। इतने किलोमीटर गहराई, इतनी गहराई में जी का मान, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान उसके पृष्ठ के मान का 40% कम हो जाएगा। तो 2560 किलोमीटर गहराई में ऐसा हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, चौथा प्रश्न देखिए। अब देखिए यहां पर क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सूत्र प्रयोग करना है। किसी पिंड का भार पृथ्वी भार में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी यदि उसे पृथ्वी तल से 16 किलोमीटर ऊपर ले जाया जाए। देखिए 16 किलोमीटर जो है बहुत कम ऊंचाई है, अतः हम स्पष्ट है कि ये वाला फार्मूला प्रयोग करेंगे जी। कम ऊंचाई के लिए ये वाला फार्मूला प्रयोग किया जाता है, ये वाला। तो ये वाला फार्मूला प्रयोग करेंगे और पता कर लेंगे कि कितनी प्रतिशत जो है कमी हो जाएगी। तो कम ऊंचाई के लिए फार्मूला प्रयोग करते हैं। देखिए हमें 16 किलोमीटर एच का मान दिया गया है, 16 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है। इस फार्मूले को लगाएंगे, जी बराबर जी डैश 1 माइनस 2h बटे आर। ठीक है, अब हम इस ब्रैकेट न खोल, इसको इधर ले आते हैं, जी बटे जी डैश, सॉरी ये जी डैश ये होता है, उल्टा लिख दिया, जी डैश इधर वाला होता है, तो जी इसको इधर ले आए 1 माइनस 2h बटे आर ई।
ठीक है। अब इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, प्रतिशत थोड़ा तो कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा। ये धनात्मक हो गया, ये उधर जाएगा तो 1 माइनस जी डैश बटे जी हो जाएगा, है ना। अब हमें परिवर्तन निकालना है, तो देखिए जी माइनस जी लघुत्तम लिया, इसी का प्रतिशत निकालना है भाई। ये हमने इसको हल कर दिया, इधर तो लिखा ही रहा वही, है ना। अब कुछ करना ही नहीं, बस प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा कर देना है। ये क्या हुआ, जी का मान पृथ्वी तल पर है, ये जी डैश क्या है, उस 16 किलोमीटर ऊंचाई, हम एच का मान 16 रखेंगे यहां पर, और ये पृथ्वी तल पर जी का मान, इसका प्रतिशत निकालना है, यही हमें निकालना है। जी के मान में परिवर्तन का प्रतिशत वो बराबर इतना है, तो हम इसी फार्मूले में दोनों मतलब 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये प्रतिशत निकाला 2 गुणा 16 किलोमीटर बटे 6400 गुणा 100, है ना। तो देखिए 2RH बटे RE गुणा 100, प्रतिशत निकालना है, 0 0 कट गया, 16 चौके 64, 2 दूनी 4, तो आ गया प्रतिशत कमी बराबर हो गई 1/2 प्रतिशत, 1 2 नीचे आ रहा, या कहें 0.5 प्रतिशत की कमी हो जाएगी यदि किसी को कोई जो है पिंड 16 किलोमीटर ऊंचाई पर ले जाएंगे तो उसके भार में 0.5 प्रतिशत की कमी होगी, क्योंकि भार जो है किस पे निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। भार W बराबर होता है mg, और द्रव्यमान तो नियत रहता है, तो बदलता नहीं। जैसे जैसे जी का मान घटता जाता है या बढ़ता जाता है, उसी के आधार पर उसके भार में कमी या वृद्धि होती है, क्योंकि जी डैश यहां पर हमारा 5 प्रतिशत की कमी हो जाएगी, क्योंकि जी के मान में जो है 0.5 प्रतिशत की कमी हो रही है, या आधे % की कमी हो रही है। तो उस पिंड का भार 16 किलोमीटर ऊंचाई पर कितना कम हो जाएगा, 0.5%। तो ये बेसिक प्रश्न है। इसी तरह से संख्या के मान में जो भी परिवर्तन कर दिया जाए, यहाँ 36 की जगह 40% कर दिया जाएगा, यहाँ 60% कर दिया जाएगा, 16% कर दिया जाए, यहाँ पर भी 16% कर दिया जाए। अब यहाँ पर जो है त्वरण का मान कम हो जाएगा दिया गया, या यहाँ पर दिया होता है कि इतना मान रह जाएगा, तो फिर हम उसी संख्या को निकालने की जरूरत ही नहीं, है ना। मतलब हमें यहाँ पर हमें इतना कम हो जाएगा, तो हमने क्या निकाला, इतना रह जाएगा, कितना रह जाएगा वो चीजें निकालनी पड़ी। यदि कहा जाए कि इतना रह जा रहा है, तो फिर हम इसका मतलब हमें उसको निकालने की जरूरत वैसे नहीं है। जैसे कि हमने यहां पर क्या निकाला था, जी डैश का मान निकाला था, जी माइनस 36% ऑफ जी, तो कितनी ऊंचाई पर इतना कम हो जाएगा, तो हमने निकाला कितना रह जाएगा, 64% रह जाएगा। तो 64% के आधार पर हमने कैलकुलेशन किया। तो इस तरह के कुछ और प्रश्न कर लीजिए अपनी बुक से, तो आपको इस तरह के प्रश्नों को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह से ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब हम अगला चैप्टर अगले वीडियो में शुरू करेंगे, और उम्मीद है कि ये पूरा चैप्टर सारी वीडियो आप लोग देखेंगे और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको तुरंत अगला वीडियो मिलता रहेगा, और उससे आप फायदा उठा सकते हैं। और फायदा तभी मिलेगा जब आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे और उसी तरह के प्रश्नों को करने की कोशिश भी करेंगे। और कोई डेरिवेशन है, मतलब कोई सूत्र निकालना है, तो उसके लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो उम्मीद है आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।